आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3, भाग 5। अब तक आपने जाना कि कुंवर विक्रम को कई औरतें उनके खेमे से अगवा करके ले गई हैं और इधर महाराज शिवदत्त ने फिर धोखा दिया और कुमार के खेमे पर हमला कर दिया है। परंतु इस बार महाराज जयसिंह ने उन्हें मात दे दी। अब आगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उस गद्दे पर लेट गए। जब आंख खुली, अपने को एक पत्थर की चट्टान पर सोए पाया। घबराकर इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी, बीच में बहता चश्मा, किनारे किनारे जामुन के दरख्तों की बहार। देखने से मालूम हो गया कि यह वही तहखाना है जिसमें अय्यार लोग कैद किए जाते थे। जिस जगह तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त को मैं उनकी रानी के कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखा था, मगर पास ना पहुंच सके थे। कुमार घबराकर पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे और उस खो को अच्छी तरह पहचानने के लिए चारों तरफ घूमने और हर एक चीज को देखने लगे। अब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि यह वही खो है, क्योंकि उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को बैठे और पैर दबाते देखा। इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था। कुमार ने उनको देखा, मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक भी नहीं हुआ। कुंवर वीरेंद्र सिंह दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गए, जिसके ऊपर वाले दलान में कुमारी चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलिस्म तोड़ने खो के बाहर गए थे। इस वक्त भी कुमारी को उस दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी पहने, उसी तौर से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बांधे बैठे हुए देखा। देखते ही फिर वही मोहब्बत की बला सिर पर सवार हो गई। कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देख आंखों में आंसू भर आए। गला रुक गया और कुछ शर्मा के सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो जिमी सोचने लगे, हाय, अब कौन मुंह से लेकर कुमारी चंद्रकांता के सामने जाऊं और उससे क्या बातचीत करूं। पूछने पर क्या कह सकूंगा कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तिलिस्म तोड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वह नहीं टूटा। हाँ, मुझसे तो ये बात कभी नहीं कही जाएगी। क्या करूं, वन कन्या के फेर में तिलिस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही और कई दिन का हर्ज भी हुआ। जब कुमारी पूछेंगी कि तुम यहाँ कैसे आए, तो क्या जवाब दूंगा। शिवदत्त भी यहाँ दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था कि वह छूट गया, बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था। तब ये क्या मामला है। इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े, जिनके कुछ दूर पीछे देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ जोशी भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया। देवी सिंह से भी मिले और ज्योतिषी जी को दंडवत किया। अब ये चारों एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगे। कुमार, देखो तेज सिंह, वह सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास और फटे कपड़े पहने बैठी हैं और बगल में उसकी सखी चपला बैठी अपने आंचल से उनका मुंह पोंछ रही है। तेज सिंह, आपसे कुछ बातचीत भी हुई? कुमार, नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं ये सोच रहा था कि उसके सामने जाऊं या नहीं। तेज सिंह, कितने दिन से आप यह सोच रहे हैं? कुमार, अभी मुझको इस घाटी में आए 2 घड़ी भी नहीं हुई। तेज सिंह, क्या आप अभी इस खो में आए हैं? इतने दिनों तक कहाँ रहे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हुए। इस वक्त आपको एकाएक यहाँ देख के मैंने सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकलकर इस जगह आ बैठे हैं। कुमार, नहीं, मैं अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया, ना मालूम कौन ले गया था। तेज सिंह, क्या अभी तक आपको ये भी नहीं मालूम हुआ कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया था? कुमार, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर कुमार ने अपना कुल हाल पूरा पूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कैफियत कहते रहे, तीनों अय्यार अचंभे में भरे सुनते रहे। जब कुमार ने अपनी कथा समाप्त की, तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा,
ये क्या मामला है, आप कुछ समझे? ज्योतिषी, कुछ नहीं, बिल्कुल ख्याल में ही नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखलाने वाला कौन था। कुमार, तिलिस्म तोड़ने के वक्त जो ताजुब की बातें देखी थी उनसे बढ़कर इन 2-3 दिनों में दिखाई पड़ी हैं। देवी सिंह, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के जान ही दे दे। ज्योतिषी, इसमें क्या संदेह है? कुमार, और एक ताजुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तेज सिंह, सो कहाँ? कुमार, उस पेड़ के नीचे, नजर तो दौड़ाओ। तेज सिंह, हाँ ठीक तो है, मगर ये क्या मामला है? चलो उससे बात करें, शायद कुछ पता लगे। कुमार, उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं कि वह क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। तेज सिंह, आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं, चलिए मैं अपनी तरफ से बात करूंगा। चारों आदमी शिवदत्त की तरफ चले। पहले उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला बैठी थी। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी। चपला ने लोगों को देखा, वह उठ खड़ी हुई और आवाज देकर कुमार के राजई खुशी होने का हाल पूछने लगी, जिसका जवाब खुद कुमार ने देकर कुमारी चंद्रकांता के मिजाज का हाल पूछा। चपला ने कहा, इनकी हालत तो देखने ही से मालूम होती होगी, कहने की जरूरत ही नहीं। कुमारी अभी तक सिर नीचे किए बैठी थी। चपला के बातचीत की आवाज सुन चौंक कर उसने सिर उठाया। कुमार को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कहा, कुमारी तुम थोड़े दिन और सब्र करो, तिलिस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है। कई सबबों से मुझे यहाँ आना पड़ा, अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊंगा। चपला, हाँ, कुमारी कहती है कि मेरा दिल ये कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर दी है। मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूँ जिसका ख्याल मुझे कभी भी ना था, मगर कई दिनों से ये नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है। चपला इतना कह के चुप हो गई। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, क्यों, कहो तो भंडा फोड़ दूं। कुमार इसके जवाब में कुछ ना कह सके। आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखा। हंसकर तेज सिंह ने कुमार के जुड़े हाथ छुड़ा दिए और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया, कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा ना करे। तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई। चपला, आप लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं? तेज सिंह, महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं, वहां खबर लगी थी कि ये छूटकर चुनारगढ़ पहुंच गए। चपला, किसी अय्यार ने सूरत बदली होगी, इन दोनों को तो मैं बराबर ही देखती रहती हूँ। तेज सिंह, जरा मैं उनसे भी बातचीत कर लूं। तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब वे कुमार के पास आए, कुछ कहना चाहते थे कि ऊपर चंद्रकांता और चपला की तरफ देखकर चुप हो रहे। तेज सिंह, शिवदत्त, हाँ क्या कहने को थे, कहो, रुक क्यों गए? शिवदत्त, अब ना कहूंगा। क्यों? शायद ना कहने से जान बच जाए। तेज सिंह, अगर कहोगे तो तुम्हारी जान कौन मारेगा? शिवदत्त, जब इतना ही बता दूं तो बाकी क्या रहा? तेज सिंह, ना बताओगे तो मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा? शिवदत्त, जो चाहो करो, मगर मैं कुछ ना बताऊंगा। इतना सुनते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया। साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज दी, नहीं, ऐसा मत करना। तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा। चपला, शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या सबब है? तेज सिंह, ये कुछ कहने आए थे मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो गए। अब पूछता हूँ तो कुछ बताते नहीं, बस कहते हैं कि कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या मामला है। एक तो इनके बारे में हम लोग आप ही हैरान हैं, दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो रहना और पूछने से जवाब न देना। कहेंगे तो जान चली जाएगी। इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है। चपला, आजकल ये पागल हो गए हैं। मैं देखा करती हूँ कि कभी कभी चिल्लाया और इधर उधर दौड़ा करते हैं। बिल्कुल हालत पागलों की सी पाई जाती है। इनकी बातों का कुछ ख्याल मत करो। शिवदत्त, उल्टे मुझी को पागल बनाती है। तेज सिंह, क्या कहा, फिर तो कहो। शिवदत्त, कुछ नहीं, तुम चपला से बातें करो, मैं तो आजकल पागल हो गया हूँ। देवी सिंह, वाह क्या पागल बने हैं।
शिवदत्त, चपला का कहना बहुत सही है, मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। कुमार, ज्योतिषी जी जरा इन नई गढ़ंत के पागल को देखना। ज्योतिषी, अब जब आकाशवाणी हो ही चुकी है कि ये पागल हैं तो अब क्या बाकी रहा। कुमार, दिल में कई तरह के खुटके पैदा होते हैं। तेज सिंह, इसमें जरूर कोई भारी भेद है, ना मालूम वह कब खुलेगा। लाचारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह, हमारी उस्तादिन इस भेद को जानती है, मगर उनको अभी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं है। कुमार, ये बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो रहे। महाराज शिवदत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने जा बैठे। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं कि हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा, जिससे बहुत कुछ खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता वह कौन शिवदत्त था, मगर फिर सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं। कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सब बातें बहुत ही ताजुब की हैं। खैर, तुमने जो कुछ जिसकी जुबानी सुना है साफ साफ कहो। तेज सिंह ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना, नौगढ़ राज्य में सुरेंद्र सिंह के दरबार में भेष बदले हुए पहुंचकर 2 जासूसों की जुबानी लश्कर का हाल सुनना, महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह का चुनारगढ़ पर चढ़ाई करना इत्यादि सब हाल कहा, जिसे सुन कुमार परेशान हो गए। खोके बाहर चलने के लिए तैयार हुए। कुमारी चंद्रकांता से फिर कुछ बातें कर और फिर ने धीरज दे आंखों से आंसू बहाते कुंवर वीरेंद्र सिंह उस खो के बाहर हुए। शाम हो चुकी थी जब ये चारों खो के बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ, जिस पर कुमार को सवार करा के तिलिस्म की तरफ ले चले, मगर देखो किसी को मालूम ना हो कि देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं। देवी सिंह, जब किसी को मालूम ही हो गया तो मेरे जाने से क्या फायदा होगा। देवी सिंह, कितनी देर में आओगे। देवी सिंह, ये कोई भारी बात तो है नहीं, जो देर लगेगी पहर भर के अंदर आ जाऊंगा। ये कहकर देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठ बातें करने लगे। कुमार, क्यों ज्योतिषी जी, शिवदत्त का भेद कुछ ना खुलेगा। ज्योतिषी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वह असल में शिवदत्त ही था, जिसने कैद से छूटकर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा भेजकर सुलह के लिए कहलाया था। और विचार से मालूम होता है कि वह भी असली शिवदत्त ही है, जिसे आप इस वक्त खो में छोड़ आए हैं, मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। कुमार, पिताजी ने चुनारगढ़ पर चढ़ाई की है, देखें इसका क्या नतीजा होता है। हम लोग भी वहां जल्द पहुंचते हैं तो ठीक था। ज्योतिषी, कोई हर्ज नहीं, वहां बोलने वाला कौन है। आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर गायब हो गया, बल्कि उस पुर्जे से जो उसके पलंग पर मिला मालूम होता है फिर गिरफ्तार हो गया। तेज सिंह, हाँ, चुनारगढ़ को जीतने में कोई शक नहीं है, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उनके अय्यारों का खूब जरा बना रहता है। कुमार, बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। तेज सिंह, अब की चलकर जरूर गिरफ्तार करूंगा। इसी तरह की बात करते इनको पहर भर से ज्यादा गुजर गया। देवी सिंह घोड़ा लेकर पहुंचे, जिस पर कुमार सवार हो तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। साथ साथ तीनों अय्यार पैदल बातें करते जाने लगे। कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनकी खोज में निकले हैं। इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त जी के जी में फिर बेमानी पैदा हुई। एकांत में अपने अय्यारों और दीवान को बुलाकर उसने कहा, इस वक्त कुमार लश्कर से गायब हैं और उनके अय्यार भी उन्हें खोजने गए हैं। मौका अच्छा है, मेरे ज़िम्मे आता है कि चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म ही कर दूं और उस खजाने को भी लूट लूं जो तिलिस्म में से उनको मिला है। इस बात को सुन दीवान तथा बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल ने बहुत कुछ समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं। अगर इस लश्कर को आप जीत ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर दुश्मनी पैदा होने में ठीक नहीं, इत्यादि बहुत सी बातें कह के इन लोगों ने समझाया, मगर शिवदत्त ने एक नहीं मानी। इन्हीं अय्यारों में नाजिम और अहमद भी थे, जो शिवदत्त की राय में शरीक थे और उसे हमला करने के लिए उकसाते थे। आखिर महाराज शिवदत्त ने कुंवर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया
और खुद मैदान में फतेह सिंह सिपलासार को मुकाबले के लिए ललकारा। वह भी जवां मर्द था, तुरंत मैदान में निकल आया और पहर भर तक खूब लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। सेनापति के गिरफ्तार होते ही फौज बेदिल होकर भाग गई। सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। तिलस्मी खजाना उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि तेज सिंह ने बंदोबस्त करके उसे पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था। हाँ, तिलस्मी किताब उसके कब्जे में जरूर पड़ गई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, अब इस तिलस्म को मैं खुद तोड़ कुमारी चंद्रकांता को उस खो से निकाल कर ब्याह लूंगा। फतेह सिंह को कैद कर शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर पलंग पर सो रहा। उसी रोज वह पलंग पर से गायब हुआ। मालूम नहीं कौन कहाँ ले गया। सिर्फ वह पुर्जा पलंग पर मिला, जिसका हाल ऊपर सुन चुके हैं। उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपह सालार भी कैसे छूट गया। उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली। ये कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया, बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ से लगे थे पट्टी भी बांधी गई थी, जिससे बहुत आराम और फायदा मालूम होता था। फतेह सिंह फिर तिलिस्म के पास आए, जहां उनके लश्कर के कई आदमी मिले, बल्कि धीरे धीरे वह सब फौज इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी। इसके बाद ही ये खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को भी कोई गिरफ्तार कर ले गया है। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनारगढ़ पर चढ़ाई कर दी। 2 कोस गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली। चुनारगढ़ का जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल यानी कि अगवानी को गया और उनका भी इरादा अपने ही सुना है उनके साथ चुनारगढ़ की तरफ बढ़ा। जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनारगढ़ का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, फसीलों पर तोपें चढ़ा दी और कुछ रसद का सामान कर फसीलों और बुर्जों पर लड़ाई करने लगे। चुनारगढ़ के पास 2 पहाड़ियों के बीच एक नाले के किनारे शाम के वक्त पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल, नाजिम और अहमद बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। नाजिम, क्या कहें, हमारा मालिक तो बहिश्त में चला गया, तकलीफ उठाने को हम रह गए। अहमद, अभी तक इसका पता नहीं लगा कि उन्हें किसने मारा। बद्रीनाथ, उन्हें उनके पापों ने मारा और तुम दोनों की भी बहुत जल्द वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग अय्यार कहलाते हो, मगर बेईमान और हरामखोर पूरे दर्जे के हो, इसमें कोई शक नहीं। नाजिम, क्या हम लोग बेईमान हैं? बद्रीनाथ, जरूर, इसमें भी कुछ कहना है। जब तुम अपने मालिक महाराज जयसिंह के ना हुए तो किसके होगे? आप भी गारात हुए, क्रूर सिंह की भी जान ली और हमारे राजा को भी चौपट बल्कि कैद कराया। यही जी में आता है कि खाली जूतियां मार मार कर तुम दोनों की जान ले लूं। अहमद, जुबान संभाल कर बातें करो, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूंगा। अहमद का इतना कहना था कि मारे गुस्से के बद्रीनाथ कांप उठे। उसी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर इस जोर से अहमद के सिर में मारा कि वह तुरंत जमीन सूंघकर दोजख की तरफ रवाना हुआ। उसकी यह कैफियत देख नाजिम भागा, मगर बद्रीनाथ तो पहले ही से उन दोनों की जान का प्यासा हो रहा था। कब जाने देता। बड़ा सा पत्थर छागे में रख कर मारा, जिसकी चोट से वह भी जमीन पर गिर पड़ा और पन्नालाल वगैरह ने पहुंचकर मारे लातों के भुर्ताव करके उसके भी अहमद के साथ क्रूर की ताबेदारी को रवाना कर दिया। इन लोगों के मरने के बाद फिर चारों अय्यार उसी जगह आ बैठे और आपस में बातें करने लगे। पन्नालाल, अब हमारे दरबार की झंझट दूर हुई। बद्रीनाथ, महाराज को जरा भी रंज ना होगा। पन्नालाल, किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। महाराज जयसिंह ने चारों तरफ से आग घेरा है और बिना महाराज के फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकते। चुन्नीलाल, आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेंगे? हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने के लायक गल्ला किले के अंदर है, इसके बाद क्या करेंगे? रामलाल, ये भी मौका न मिला कि कुछ गल्ला बटोर कर रख लेते। बद्रीनाथ, एक बात है, किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए। अगर वह हम लोगों की कैद में आ जाएं, तो मैदान में निकलकर उनकी फौज को भगाना मुश्किल ना होगा। पन्नालाल, जरूर ऐसा करना चाहिए। जिसका नमक खाया उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है। रामलाल, हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बांधी है, बेचारी कुंवर वीरेंद्र सिंह का क्या दोष है? चुन्नीलाल, अब चाहे जो हो, मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरूरी है। बद्रीनाथ,
नाजिम और अहमद ये ही दोनों हमारे राजा पर क्रूर ग्रह थे, सो निकल गए। अब की दफा जरूर दोनों राजाओं में सुलह कराऊंगा, तब वीरेंद्र सिंह की चौबदारी नसीब होगी। वाह, क्या जवां मर्द और होनहार कुमार है। पन्नालाल, अब रात भी बहुत हो गई, चलो कोई अयारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें। बद्रीनाथ, हमने एक अयारी सोची है, वही ठीक होगी। पन्नालाल, वह क्या? बद्रीनाथ, हम लोग चल के पहले उनके रसोइयों को फांसें, फिर मैं उसकी शक्ल बनाकर रसोई बनाऊं और तुम लोग रसोई घर के खिदमतगारों को फांस कर उनकी शक्ल बनाकर हमारे साथ काम करो। मैं खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर महाराज को और बाद में उन लोगों को भी खिलाऊंगा जो उनके पहरे पर होंगे। बस फिर हो गया। पन्नालाल, अच्छी बात है, तुम रसोइयां बनाओ, क्योंकि ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ का महाराज जयसिंह खाएंगे तो उनका धर्म भी ना जाएगा, इसका भी ख्याल जरूर होना चाहिए। मगर एक बात का ध्यान रहे कि चीजों में तेज बेहोशी की दवा ना पड़ने पाए। बद्रीनाथ, नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा बेवकूफ हूं? क्या मुझे नहीं मालूम कि राजे लोग पहले दूसरे को खिलाकर देख लेते हैं? ऐसी नरम दवा डालूंगा कि खाने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल ना मालूम पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीजें खाई हैं। राम नारायण, बस ये राय पक्की हो गई, अब यहाँ से उठो। राजा सुरेंद्र सिंह भी नौगढ़ से रवाना हुए। दौड़े दौड़े बिना मुकाम किए 2 रोज में चुनारगढ़ के पास पहुंचे। शाम के वक्त महाराज जयसिंह को खबर लगी। फतेह सिंह सेनापति को, जो उनके लश्कर के साथ थे, इस्तकबाल के लिए रवाना किया। फतेह सिंह की जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह ने सब हाल सुना। सुबह होते होते इनका लश्कर भी चुनारगढ़ पहुंचा और जयसिंह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला गया। राजा सुरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह को महाराज जयसिंह के पास भेजा कि आकर मुलाकात के लिए बातचीत करें। फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे से निकल कुछ ही दूर गए थे कि महाराज जयसिंह के दीवान हरदयाल सिंह सरदारों को साथ लिए परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े, जिन्हें देख ये अटक गए। कलेजा धक धक करने लगा। जब वे लोग पास आए तो पूछा, क्या हाल है जो आप लोग इस तरह घबराए हुए आ रहे हैं? एक सरदार, कुछ न पूछो, बड़ी आफत आ पड़ी। फतेह सिंह, क्या हुआ? दूसरा सरदार, राजा साहब के पास चलो, वहीं सब कुछ कहेंगे। उन सभी को लिए फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे में आए। कायदे के माफिक सलाम किया, बैठने के लिए हुक्म पाकर बैठ गए। राजा सुरेंद्र सिंह को भी लोगों के बदहवास आने से खुटका हुआ। हाल पूछने पर हरदयाल सिंह ने कहा, आज बहुत सवेरे किले के अंदर से तोप की आवाज आई, जिसे सुनकर खबर करने के लिए महाराज के खेमे में मैं गया। दरवाजे पर पहरे वालों को बेहोश पड़े देखकर ताजुब मालूम हुआ, मगर मैं बराबर खेमे के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो महाराज का पलंग खाली पाया। देखते ही जी सन्न हो गया। पहरे वालों को देखकर कविराज जी ने कहा, इन लोगों को बेहोशी की दवा दी गई है। तुरंत ही कई जासूस महाराज का पता लगाने के लिए इधर उधर भेजे गए, मगर अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिली है। ये हाल सुनकर सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखा, जो उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे। जीत सिंह ने कहा, अगर खाली महाराज गायब होते तो मैं कहता कि अय्यार किसी दूसरी तरकीब से ले गया, मगर जब कई आदमी अभी तक बेहोश पड़े हैं तो विश्वास होता है कि महाराज के खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा दी गई है। अगर उनका रसोइया आए तो पूरा पता लग सकता है। सुनते ही राजा सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया कि महाराज के रसोइये हाजिर किए जाएं। कई चौबदार दौड़ गए। बहुत दूर जाने की जरूरत ना थी। दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही साथ पड़ा था। चौबदार खबर लेकर बहुत जल्द लौट आए कि रसोइया कोई नहीं है। उसी वक्त कई आदमियों ने आकर ये खबर भी दी कि महाराज के रसोइये और खिदमतगार लश्कर के बाहर पाए गए, जिनको डोली पर लाद कर लोग यहाँ लिए आते हैं। दीवान तेज सिंह ने कहा, सब डोलियां बाहर रखी जाएं, सिर्फ एक रसोइये की डोली यहाँ लाई जाए। बेहोश रसोइया खेमे के अंदर लाया गया, जिसे जीत सिंह लखलखा सुंघाकर होश में लाए और उससे बेहोश होने का सबब पूछा। जवाब में उसने कहा, पहर रात गए हम लोगों के पास एक हलवाई खोमचा लिए हुए आया, जो बोलने में बहुत ही तेज और अपने सौदे की बेहद तारीफ करता था। हम लोगों ने उससे कुछ सौदा खरीद कर खाया। उसी समय सिर घूमने लगा। दाम देने की भी सुध न रही। इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। ये सुन दीवान जीत सिंह ने कहा, बस बस, सब हाल मालूम हो गया, अब तुम अपने डेरे में जाओ।
इसके बाद थोड़ा सा लखलखा देकर उन सरदारों को भी विदा किया और ये कह दिया कि इसे सुंघाकर आप उन लोगों को होश में लाइए जो बेहोश है। और दीवान हरदयाल सिंह को कहा कि अभी आप यहीं बैठिए। सब आदमी विदा कर दिए गए। राजा सुरेंद्र सिंह, जीत सिंह और दीवान हरदयाल सिंह रह गए। राजा सुरेंद्र महाराज को छुड़ाने की फिक्र में लीन हो गए। जीत सिंह, क्या फिक्र की जाए, कोई अय्यार भी यहाँ नहीं जिससे कुछ काम लिया जाए। तेज सिंह और देवी सिंह कुछ कुमार की खोज में गए हुए हैं, अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है। राजा, तुम ही कोई तरकीब करो। जीत सिंह, भला मैं क्या कर सकता हूँ, मुद्दत हुई अय्यारी छोड़ दी। जिस रोज तेज सिंह को इस फन में होशियार करके सरकार के नजर किया, उसी दिन सरकार ने अय्यारी करने से ताबेदार को छुट्टी दे दी। अब फिर ये काम किया जाता है। ताबेदार को यकीन था कि अब जिंदगी भर अय्यारी की नौबत नहीं आएगी। इसी ख्याल से अपने पास अय्यारी का बटुआ तक भी नहीं रखता। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर इस वक्त दब जाना या अय्यारी से इनकार करना मुनासिब नहीं, और मुझे यकीन है कि चाहे तुम अय्यारी का बटुआ भी ना रखते हो, मगर उसका कुछ ना कुछ सामान जरूर अपने साथ लाए होगे। जीत सिंह, जब सरकार के साथ हैं और इस फन को जानते हैं तो सामान क्यों ना रखेंगे। राजा, तब फिर क्या सोचते हो, इस वक्त अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जयसिंह को छुड़ाओ। जीत सिंह, जो हुक्म। आप एक काम कीजिए, दीवान की तरफ इशारा करके कहा। इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं छिपाए रहिए और फतेह सिंह को लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छोड़ दीजिए, चाहे जो हो, मगर आज भर लड़ाई बंद न होने पाए। यह काम आपके जिम्मे रहा। हरदयाल सिंह, बहुत अच्छा हुक्म, ऐसा ही होगा। जीत सिंह, आप जाकर लड़ाई का इंतजाम कीजिए, मैं भी महाराज से विदा हो अपने डेरे जाता हूं, क्योंकि समय कम और काम बहुत है। दीवान हरदयाल सिंह राजा सुरेंद्र सिंह से विदा हो अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। दीवान जीत सिंह ने फतेह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के विदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए। पहले पूजा, भोजन इत्यादि से छुट्टी पाई, तब अय्यारी का सामान दुरुस्त करने लगे। दीवान जीत सिंह का एक बहुत पुराना बूढ़ा खिदमतगार था जिसको ये बहुत मानते थे। इनका अय्यारी का सामान उसी के सुपुर्द रहा करता था। नौगढ़ से रवाना होते दफा अपना अय्यारी का असबाब दुरुस्त करके ले चलने का इंतजाम इसी बूढ़े के सुपुर्द किया। इनको अय्यारी छोड़े मुद्दत हो चुकी थी, मगर जब इन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और ये भी मालूम हुआ कि हमारे अय्यार लोग कुमार की खोज में गए हैं, शायद कोई जरूरत पड़ जाए, तब बहुत सी बातों को सोचकर इन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ लेना ही मुनासिब समझा था। उसी बूढ़े खिदमतगार से अय्यारी का संदूक मंगवाया और सामान दुरुस्त करके बटुए में भरने लगे। इन्होंने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, उसे भी एक शीशी में बंद कर बटुए में रख लिया। पहर दिन बाकी रहे तक सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की सूरत बना अपने खेमे के बाहर निकल आए। जी सिंह लश्कर से निकलकर किले के दक्षिण की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। बटुए में से कलम, दवात और कागज निकाला और कुछ लिखने लगे, जिसका मतलब ये था, तुम लोगों की चालाकी कुछ काम न आई और आखिर में किले के अंदर घुस ही आया। देखो क्या ही आफत मचाता हूँ। तुम चारों अय्यार हो और मैं अय्यारी नहीं जानता, पर इस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लानत है तुम्हारी अय्यारी पर। इस तरह एक बहुत से पुर्जे लिखकर थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अस्सू किले के इधर उधर घूमने लगे। जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार पर जो नीची और टूटी हुई थी, कमन लगाकर चढ़ गए। अंदर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे। किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतेह सिंह ने दिल खोर कर लड़ाई मचा रखी थी। दनादन तोपों की आवाजें आ रही थी। किले की फौज बुर्जियों या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दरवाजे की तरफ खड़े घबराए हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे। इस सबब से जीत सिंह को बहुत कुछ मौका मिला। उन पुर्जों को जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रख छोड़ा था, इधर उधर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुरू किया। जब किसी को आते देखते हटकर छिप रहते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते।
यहाँ तक कि सब कागजों को चिपका दिया। किले के फाटक पर लड़ाई हो रही है। जितने अफसर और अय्यार हैं सब उसी तरफ जुटे हुए हैं। किसी को ये खबर नहीं कि अय्यारों के सिरताज जीत सिंह किले के अंदर आ घुसे और अपनी अय्यारी की फिक्र कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इतने लंबे चौड़े किले में महाराज जयसिंह कहाँ कैद हैं, इस बात का पता लगावें और उन्हें छुड़ावें, और साथ ही शिवदत्त के सभी अय्यारों को गिरफ्तार करते लेते चले। एक अय्यार भी बचने न पाए जो फंसे हुए अय्यारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ाए। समाप्त।